Good morning, friends. I'm Wing Commander Pushpendra Dhaka, former law officer of Indian Air Force. आज मैं आपको आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल यानी कि फौजियों का कोर्ट, जहां पर वो अपनी सर्विस मैटर रिलेटेड केसेस में जा सकते हैं। इसका गठन 2007 में केंद्र सरकार की एक अधिसूचना के द्वारा किया गया। ये कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं था, एक अधिसूचना के द्वारा ही इसको गठित कर दिया गया और ये रक्षा मंत्रालय के अंडर में फंक्शन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में फंक्शन करता है। इसके फाइनेंस वगैरह वही सब देखते हैं। तो आप सोचोगे बड़ी अजीब बात है, रक्षा मंत्रालय के खिलाफ ही लोग अपील करते हैं, उन्हीं के अंडर में ये कोर्ट है, तो फिर कैसे न्याय होता होगा। बड़ा सा वाजिब पॉइंट है ये। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में एक दो बार कहा है कि जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं सबको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर में लाइए, लेकिन सरकार है कि अपनी मर्जी से ही चलती है। दोस्तों, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में कोई भी सर्विंग फौजी या रिटायर्ड फौजी, किसी भी या विडो, किसी भी सर्विस मैटर को लेके जा सकते हैं जहां उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। बेसिकली सेक्शन 14 और 15 दो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 14 में कोई भी सर्विस रिलेटेड मैटर्स अदर देन कोर्ट मार्शल है तो उसकी अपील की जा सकती है, और 15 में कोर्ट मार्शल के खिलाफ जाया जाता है। जिस तरह हम हाई कोर्ट में रिट बोलते हैं या अपील बोलते हैं, इस तरह आर्म्ड फोर्सेस में बोलते हैं ओरिजिनल एप्लीकेशन जो फाइल की जाती है। जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स में है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से सिविलियंस मैटर को हैंडल करता है। आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल्स के लगभग 10-11 बेंचेज हैं, ज़्यादातर डिफंक्ट हैं, खाली पड़े हुए हैं, जहाँ पर जज नहीं है, काम नहीं हो रहा है आज की तारीख में। वो बेंच कहाँ कहाँ है? मेन बेंच दिल्ली आर के पुरम में है, चंडीगढ़ में है, कलकत्ता में है, जबलपुर में है, गुवाहाटी में है, लखनऊ में है, बॉम्बे में है, चंडीगढ़ में है, जम्मू में है। लेकिन आज की तारीख में सिर्फ ठीक ठाक 2-3 बेंच ही चल रही हैं, जैसे कि लखनऊ, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू में कभी कभी काम होता है। मेनली यही साउथ की बेंचेज जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है नहीं चल रही है। हाँ, अभी कुछ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़बरदस्त फटका लगाया सरकार को और उनको बोला कि अगर आप इन कोर्ट्स में, इन ट्रिब्यूनल्स में वैकेंसी को फिलअप नहीं कर सकते तो इनको बंद कर दीजिए। अब आप जानना चाहोगे कि यहाँ पर न्याय कौन करता है, यानी कि जज कौन होते हैं। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल्स में 2 जज होते हैं, एक जुडिशियल मेंबर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। जुडिशियल मेंबर हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होता है आर्मी एयरफोर्स नेवी का एक रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल या रियर एडमिरल, या उससे नीचे रैंक का जज एडवोकेट जनरल ब्रांच का अधिकारी। तो आर्म्ड फोर्सेस बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? पहले क्या था कि कोर्ट मार्शल्स या कोई भी अदर सर्विस मैटर्स के लिए सीधा हाई कोर्ट जाना पड़ता था हमारे फौजी भाइयों को, लेकिन हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। हाई कोर्ट्स ऑलरेडी अपने ओवरलोडेड, हाई कोर्ट ऑलरेडी अपने केसेस के नीचे दबे हुए हैं एक तरह से। जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इंडिया के सबसे ज़्यादा केस वहाँ पर है, यूपी का स्टेट भी बड़ा है, सेम दिल्ली हाई कोर्ट। तो उन्होंने बोला कि एक ऐसा फोरम होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक ऐसा फोरम दो एटलीस्ट जहाँ पर एक फौजी, एक पर्सनल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस जा सके और उसको एक इफेक्टिव रेमेडी मिल जाए। काफ़ी जद्दोजहद के बाद सरकार ने आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल बनाया और उसको रख दिया, जैसे मैंने पहले बताया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे। है तो ये बड़ी अजीब सी बात, पर शुरुआत में फिर भी ये अच्छी तरह इन्होंने फंक्शन किया।
काफ़ी केस हैंडल किए और फटाफट निस्तारण हुआ केस का। लेकिन धीरे 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 वहाँ पर कुछ जो जुडिशल मेंबर या एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स हैं वो रिटायर होते गए, नई वैकेंसी भरी नहीं, और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने भी देख लिया कि इनके पास कोई खास ज़्यादा कंटेम्प्ट वगैरह की पावर है नहीं, ये आपका कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से एक्सटेंडेड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। शुरुआत में कुछ जजेस थे बड़े स्ट्रिक्ट और जिन्होंने स्ट्रॉन्ग जजमेंट लिखे, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए अगेंस्ट इवन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बाद में चीज़ें धीरे धीरे मेलो डाउन होती गई। आज की तारीख में आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में हज़ारों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, 2-3 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 महीने में तक किसी भी केस का निस्तारण हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके 2 कारण हैं। नंबर 1, वैकेंसी फिलअप नहीं हुई है। नंबर 2, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और हमारे सर्विस हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ के लोग रिप्लाई ही फाइल नहीं करते, यानी कि जवाब ही दाखिल नहीं देते। साल साल बीत जाता है, जवाब दाखिल नहीं करते हैं कोर्ट में, और तारीख पे तारीख लेते रहते हैं। जो हमारे सरकारी वकील भाई हैं उनको भी तारीख वाइज वेजेस मिलते हैं, जो उनकी फ़ीस है, तो जितनी तारीख उतनी ही फ़ीस। और बड़े मज़े की बात यह है कि ज़्यादातर सरकारी वकील हमारे आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में एक्स सर्विसमैन हैं। ये देखो, यानी कि फौजी के खिलाफ फौजी। और मैंने कई बार देखा है कि एक छोटी सी चीज़ के लिए, जहां अगर कोई विडो स्पेशल पेंशन के लिए आई है, जहां उसका हक बनता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या सर्विस हेडक्वार्टर और हमारे ये सरकारी वकील पूरी जान लगा देते हैं कि उस बेचारी को 1000 रुपये ज़्यादा ना मिल जाए। कई बार ऐसा होता है, कोर्ट ऑर्डर भी कर देता है, लेकिन ये जो सर्विस हेडक्वार्टर्स हैं या कंसर्न ऑफिशियल्स हैं वो कहते हैं नहीं, हम अपील में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। इनके पास तो कोई कमी नहीं है संसाधनों की, लेकिन जो बेचारे हमारे सोल्जर्स या जो विडोज़ हैं उनके पास तो इतना वेर विदल नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक चले जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में थोड़ा ठीक है, वो इनके ऊपर फटका लगाता है ज़बरदस्त। और अगर कुछ 2-3 साल पहले 2 साल पहले मैंने एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट देखी थी, ऐसे केसेस को इन्होंने लड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन उन फौजियों को इन्होंने कोई चवन्नी नहीं दी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट बड़े स्ट्रिक्टली ना बोला हो। आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में 3 टाइप के केस आते हैं, या तो कोर्ट मार्शल के अगेंस्ट में, पनिशमेंट के अगेंस्ट में, या डिनायल ऑफ प्रमोशन के अगेंस्ट में, या फिर पेंशन से रिलेटेड केसेस। पेंशन से ज़्यादातर डिसेबिलिटी पेंशन के केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े ही महत्वपूर्ण केस में ये फैसला दिया था कि अगर सर्विस में रहते हुए किसी को डिसेबिलिटी होती है तो ये माना जाए कि उसको सर्विस के कारण ही डिसेबिलिटी हुई है और उसको डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ पेंशन मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ पॉलिसी बनाई है, बावजूद इसके सर्विस हेडक्वार्टर्स कभी इस मैटर को पॉजिटिवली नहीं लेते हैं और कहते हैं कि जाइए, अगर आपको पेंशन लेनी है तो डिसेबिलिटी पेंशन लेनी तो कोर्ट में जाइए। और कोर्ट में 2-3 साल 4 साल के बाद में जनरली मिलती है, लेकिन हाँ तब तक उनको पसीने छूट जाते हैं हमारे फौजी भाइयों के लिए। दूसरे केसेस आते हैं AR, ACR, CR जैसे जो भी कुछ कहा जाए इसको। कुछ जगह हम AR बोलते हैं, अप्राइजल रिपोर्ट, कुछ जगह एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बोलते हैं, कुछ जगह और दूसरे नोमेनक्लेचर से इसको यूज किया जाता है। डिफेंस में क्या है कि ACR एक बहुत बड़ा वेपन है। अगर आप अपने सीनियर की गुड बुक में नहीं हो तो वो आपके ACR को स्पॉइल कर सकता है। सिविल एम्प्लॉयज़ के लिए ACR में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शंस हैं, अपार भी बोलते हो, अपार। अगर आपका कोई सीनियर जो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है, RO होता है, आपके अगेंस्ट में कुछ गलत लिखना चाहे या आपकी परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं है तो वो पहले आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है और उसके बाद में ही आपके अगेंस्ट में कुछ लिख सकता है, डिस्पाइट आफ्टर गिविंग ए फेयर अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव यू। और आपके पास मौका होता है कि उसके अगेंस्ट में रिप्रेजेंटेशन कर सके। प्रोविजंस तो वैसे फौज में भी हैं ये, लेकिन प्रैक्टिकली कई बार ऐसा होता है कि आपके पीठ पीछे ही आपका ACR लिख दिया जाता है
और आपको पता तब चलता है जब आपका प्रमोशन रुक जाए। उसके बाद आप पहले डिपार्टमेंटल रेमेडीज़ एग्जॉस्ट करेंगे, वहाँ से जनरली किसी को कुछ मिलता नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके बाद पहुँचते हैं लोग आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में इस उम्मीद के साथ कि हमारा ACR सेट असाइड हो जाएगा, एक्सपंज हो जाएगा। पहले हो जाता था, लेकिन आजकल सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। वैसे तो ये सब चीज़ें अपने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करती हैं, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये बोलता है कि छोटा सा भी अगर मौका मिल जाए तो नहीं होता। और जब तक 3-4 साल 5 साल तक ये केस चलते रहते हैं, तब तक सारे प्रमोशन प्रोस्पेक्टस ख़त्म हो चुके होते हैं। नेवी का पीछे से ये केस आता जिसमें 15 साल बाद में उस ऑफिसर को रिलीफ मिला था। तो क्या फ़ायदा है ऐसे रिलीफ का। दूसरे कुछ केसेस हैं कोर्ट मार्शल्स के अगेंस्ट में। जनरली कोर्ट्स आजकल ये सोचते हैं कि राजा कभी गलत नहीं कर सकता, किंग कैन नेवर गो रॉन्ग। दिस इज द मेंटलिटी ऑफ सम ऑफ द जजेस, नॉट ऑल बट सम ऑफ द जजेस। तो जब हमारे फौजी भाई किसी डिसिप्लिन केस के अगेंस्ट में कोर्ट में जाते हैं, AFT में जाते हैं, तो कई बार क्या होता है, पहला सवाल ये होता है कि तुमने ये काम किया है। वो ये कहता रह जाएगा कि नहीं सर मैंने नहीं किया है, नॉट माय लॉर्ड, इट इज़ नॉट करेक्ट। नो 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 नो, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द डिसिप्लिन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, विल नॉट लिसन यू, व्हाई यू शुड हैव बीन डिसमिस्ड, यू शुड हैव बीन पुट इन द जेल वगैरह वगैरह। बाय द टाइम यानी कि शुरुआत में ही उसके कॉन्फिडेंस को हिला देते हैं। तो माइंडसेट तो पहले ही बन गया। फैक्ट को ट्विस्ट कर दिया जाता है। शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि अगर हमारे सिविल में कोई ट्रायल्स होते हैं, केस होते हैं, तो वहाँ पर जो भी गवाही होती है या जो भी कागज़ का आदान प्रदान होता है, उस पर एक्यूज़ के सिग्नेचर होते हैं। उसको पता है कि क्या यूज़ किया जाए। लेकिन कोर्ट मार्शल में ऐसा नहीं होता। कोर्ट मार्शल में जज एडवोकेट पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स पेंसिल से लिखता है। एटलीस्ट मैं एयरफोर्स के बारे में कह सकता हूँ। और उसको एक्यूज को शाम को एक बार दिखाया जाता है। उसके बाद उसके कोई सिग्नेचर नहीं लिए जाते। और उसके बाद कुछ ऐसे भी केसेस आए हैं जो ऑन रिकॉर्ड अगर आप गूगल करोगे तो उसमें निकल के आ जाएगा कि वो प्रोसीडिंग्स ही चेंज कर दी जाती है। गवाह ने कोर्ट में कुछ बोला और लिख कुछ दिया गया। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो कोर्ट में न्याय के कोई चांस नहीं बनते। अगर कोई ग्रॉस इरेगुलरिटी हुई है तो चांस थोड़े बहुत बनते हैं, अदरवाइज नहीं। अब कौन से केस हैं जो हम आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते? आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में आप ट्रांसफ़र के लिए नहीं जा सकते, और जो आपको माइनर पनिशमेंट दिया जाता है उसके अगेंस्ट में भी आप आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल्स में नहीं जा सकते। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल्स में सर्विस मैटर्स या मैटर्स कनेक्टेड टू द सर्विस एंटरटेन होते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल की अपील कहाँ होती है? सो फ्रेंड्स, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल की अपील एज पर द AFT एक्ट 2007 सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होती है। अब हमारा इतना बड़ा देश है, लोग कोई कन्याकुमारी है, कोई कश्मीर है, कोई गुवाहाटी है, कोई राजस्थान के सुदूर गुजरात में, महाराष्ट्र में, उन बेचारों की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक अफोर्ड कर सके। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल इज द फर्स्ट एंड द लास्ट फोरम प्रैक्टिकली। पहले कुछ हाई कोर्ट्स आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में रिट एंटरटेन कर लेते थे, लेकिन आजकल उस पर भी काफ़ी हद तक ब्रेक लगा हुआ है। और मैं पिछले करीब 1 साल से जो मैं फील कर रहा हूँ, कोर्ट्स का रवैया एम्प्लॉइज़ के फेवर में नहीं है। जो पहले एक लीनियंट व्यू लेते थे कोर्ट्स, आजकल नहीं लेते, कोई भी नहीं। छोटी सी चीज़ के ऊपर, छोटे से पॉइंट पर ही उसको डिसमिस कर दिया जाता है केस को।
अगर आप चेक करके देखिए, गूगल करके, बहुत कम, बहुत ही पहले के जो गवर्नमेंट और कोर्ट्स बड़े ही लार्ज हार्टेड होते थे। वो देखते थे कि यार एक एम्प्लॉई है, अगर इसने कोई गलती भी की है तो इसको प्रपोर्शनेट पनिशमेंट मिले, और ऐसा पनिशमेंट हो कि इसकी फैमिली के ऊपर उसका कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो। आज ये फीलिंग नहीं है, कहीं भी नहीं है, ना सरकार के पास, सरकार में है, और ना ही कोर्ट कचहरी में है। धीरे धीरे सिस्टम, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत हद तक प्राइवेटाइज होता जा रहा है, और ठीक है, हो जाए तो प्राइवेटाइज भी ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द ब्रीफ समरी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, हाउ इट वर्क्स, और आजकल कोर्ट्स की क्या हालत चल रही है। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में जो जिस तरह रेगुलर गवाहियाँ होती है, कोर्ट में ऐसी कोई रेगुलर गवाहियाँ नहीं होती हैं। वहाँ सिर्फ डॉक्यूमेंट्स प्रोडक्शंस होते हैं, और डॉक्यूमेंट्स के बेस पे, आर्गूमेंट के बेस पे आपका केस डिसाइड होता है। ऐसा नहीं है कि प्रोविजंस नहीं है, प्रोविजंस हैं, लेकिन प्रोविजंस को इस्तेमाल ना तो वकील करते हैं, और जब वकील चिल्लाएंगे नहीं तो जज को तो कोई मतलब ही नहीं होगा। क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल का सारा खर्चा, इनके रहना सहना, फैसिलिटीज़, इनके जजेस की जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से इनको मिले हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करती है, और उसके अलावा कुछ और भी तरीके हैं कि जजेस को कैसे इन्फ्लुएंस किया जा सके। इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कई बार कि इनको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर में लेके आओ, और आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल को कंटेम्प्ट की भी पावर नहीं है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट की पावर इनके पास नहीं है। अगर सर्विस हेडक्वार्टर्स या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बोल दे कि नहीं, हम आपका ऑर्डर ये एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तो सिवाय 2-4 बार स्ट्रिक्चर पास करने के अलावा कोई खास टूथ नहीं है आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के पास। और एक बड़ा ही अजीब सा सिचुएशन है कि आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल रिटायर्ड लोगों के द्वारा रन किया जाता है, यानी कि उसके जज भी रिटायर्ड होते हैं, उसके वकील भी ज़्यादातर रिटायर्ड हैं, और वहाँ पर जो क्लाइंट्स हैं वो भी ज़्यादातर रिटायर्ड हैं। तो ये बहुत सी जगह तो 11-11:30 बजे कोर्ट बैठते हैं, और 12:30-1 बजे तक वो सब अपना काम समेट देते हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में you are the best person to decide whether you should go to armed forces tribunal for seeking justice or not। अगर आपका पेंशन से रिलेटेड कोई मैटर है, फाइनेंस मैटर है, तो कोई बुराई नहीं है, टाइम लगेगा, और सूनर और लेटर यू विल गेट योर ड्यूज। लेकिन अगर अप्राइजल रिपोर्ट से, कोई डिसिप्लिन से, डिनायल ऑफ प्रमोशन से अगर कोई रिलेटेड मैटर है, तो इट इज़ रियली ए अफिल टास्क। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पर आपको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेज ऑफ द ईच केस। लेकिन सर्विस हेडक्वार्टर्स का और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एटीट्यूड इज़ नॉट प्रो जस्टिस। वो ऐसा समझते हैं कि अगर कोई भी सर्विस पर्सनल आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाता है कि जैसे कि वो उनका जानी दुश्मन है, और वो अपनी पूरी कायनात उसके खिलाफ लगा देते हैं। न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में जो आप लोग सुनते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये एक मेर आईवाश है। दर्द उसी को होता है जिसके पैर में कांटा चुभता है। आप कभी किसी से पूछो जो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल्स में गए हैं कि सिस्टम कैसे है, और वहाँ के जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनका कंडक्ट और बिहेवियर कैसा है। सो फ्रेंड्स, आर्टिकल 33 of our constitutions
गिव सम रिस्ट्रिक्शंस, इम्पोज सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स, लेकिन वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो विद रेस्पेक्ट टू ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए हैं, जिससे कि फ़ौज की अनुशासन में कोई कमी ना आए और वो अपना निर्वाह अच्छी तरह से कर सकें। लेकिन इस आर्टिकल की आड़ में जो बेसिक मौलिक अधिकार जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स एक डिफेंस पर्सनल को मिले हैं, वो भी कई बार कुचल दिए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये एक बहुत ही जेनरिक वीडियो मैंने बनाया था अपने उन फौजी भाइयों के लिए जो सुदूर बैठे हुए हैं, और अगर कुछ दिक्कत होती है तो वो बहुत जोश से बोलते हैं मैं तो दिल्ली या कहीं भी एएफटी में चला जाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, आपको ऐसा महसूस होता है कि ये कोई प्रॉब्लम हमें सर्विस में आ रही, तो कोशिश करो, कैसे भी कोशिश करो उसको डिपार्टमेंट से ही सुलझाने की, क्योंकि डिपार्टमेंट में हो सकता है आपकी एक बार बात सुन ली जाए, और वहाँ आपको एक या दो लोगों से लड़ना है, यहाँ आने के बाद तो पूरी कायनात से लड़ना पड़ेगा। सो माई सिंसियर एडवाइस इज़ टू अवॉइड गोइंग टू ऑल दीज कोर्ट एंड कचहरीज, सिवाय टाइम और पैसे की बर्बादी के लिए यहाँ पर और कुछ नहीं है। बहुत से लोग सोचेंगे यार ये एक लीगल प्रोफेशनल है, कैसी बात कर रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। लोगों के अंदर यहाँ पर वैल्यूज़ नहीं है। वकीलों का भी एक ही पर्पज़ है कि मैं एडवोकेट होते हुए ये कहना मुझे थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, वकीलों का भी एक ही पर्पज़ है कि ठीक है हमारे पास केस आया, वी विल फाइट इट टू और बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटीज़, बाकी जो होगा वो तो जज के हाथ में है। ये वो प्रोफेशन जो पहले था वो नहीं है। पहले लीगल प्रोफेशन एक बहुत ही पायस ऑब्लिगेशंस होती थी, आजकल सब कुछ बदल गया है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। सब जगह सब टाइप के आदमी होते हैं। न्याय व्यवस्था के बारे में खुद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई बार बड़ी ही गंभीर टिप्पणी की हैं, बाकी लोग नहीं कह सकते, हम भी नहीं कह सकते। सो माई सजेशन इज़ टू बी डिसिप्लिन, ट्राई टू फॉलो द रूल्स। अगर कोई गलत भी बोलता है तो एक बार कोशिश करके करो। इफ़ यू आर नॉट फिट इन द सिस्टम, ट्राई टू कम आउट सेफली फ्रॉम द सिस्टम। अगर आपको लग रहा है कि आपके प्रमोशंस एडवर्सली इफेक्ट हो रहे हैं और आपका कैरियर सही दिशा में नहीं जा रहा है, रीअलाइन योर कैरियर। एक फ़ौजी में बहुत जोश होता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि जो एक फ़ौजी नहीं कर सकता। बाहर बहुत अच्छा लोग काम कर रहे हैं। सरकारी नौकरियां आजकल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ नहीं है। और सरकारी नौकरी में अगर आप ईमानदार रहना चाहते हो, ईमानदारी से आप काम करना चाहते हो तो कुछ नहीं है, और बेईमानी की तो खैर बात ही अलग है। सो माय फ्रेंड्स, सिक्योर योर पेंशन, सिक्योर द फ्यूचर ऑफ योर चाइल्ड। एंड इफ़ एनी टाइम आपको लगता है कि मेरा कैरियर किसी दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, यू कैन फाइट विद द सिस्टम, you can fight in the armed forces tribunal, you can fight in the court to secure your rights, you are sadly mistaken. I am not a pessimist person, but this is the reality of our country. Be practical, be pragmatic, and avoid any kind of litigation and coming to the situation जहाँ आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको किसी प्रकार की कोई हेल्प, असिस्टेंस की कभी रिक्वायरमेंट हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी हमारे जो मेरे व्यूअर हैं, ऑडियंस हैं, अगर कोई भी विडो या कोई भी डिसेबल सोल्जर, एनी हेल्प एनी टाइम, मैं हमेशा तैयार हूँ ये सब करने के लिए। एज ए military person, ex-military person, as a lawyer, and as a true Indian citizen. Thank you very much. If you want to
here on any other legal point pertaining to military law, matrimonial law, criminal law, service law, you can write me on the comment box. अगर वीडियो आपको अच्छा लगे यू कैन लाइक इट, अच्छा नहीं लगे यू कैन डिसलाइक इट. I will certainly try to improve it in the future. Thank you very much. Jai Hind.